हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्पेंट विद नरेंद्र। हम लोग स्पेक्ट्रम का सीरीज़ लेके आए हुए हैं। इस सीरीज़ में हम लोग अभी तक 13 चैप्टर स्पेक्ट्रम का डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग पूरे स्पेक्ट्रम का सीरीज लाए हुए हैं। इसमें हम लोग 1 चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक कंप्लीट करने वाले हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर 14, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनल रिस्पॉन्स। इसमें हम लोग देखेंगे होम रूल लिंग जो हुआ था वो कैसे स्टार्ट हुआ था, होम रूल मूवमेंट कैसे हुआ था, सबसे पहले कौन होम रूल मूवमेंट लाया था। उसके बाद लखनऊ सेशन देखेंगे हम लोग इसमें। उसके बाद गवर्नमेंट का एटीट्यूड देखेंगे होम रूल मूवमेंट के दौरान क्या था। इसी तरह से इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। लखनऊ पैक्ट देखेंगे इस चैप्टर में। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सिविल एस्पिरेंट विथ नरेंद्र को। इसी तरह का हम लोग सारे बुक का सीरीज लाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पैसा दे के आप लोग अगर इसको नहीं खरीद सकते, वो इस चैनल के माध्यम से अपने स्टडी को तैयार कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर आवर चैनल। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनल रिस्पॉन्स। यूएसए, इटली एंड जापान किसके विरुद्ध? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की। ठीक है, तो ये दो गुट थे। नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन वॉर, तो युद्ध में जो ब्रिटिश भागीदारी पर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। तो राष्ट्रवादी भी जो थे अलग अलग व्यू वाले थे, जैसा देख चुके हैं, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और रिवॉल्यूशनरी, तीनों को देख चुके हैं हम लोग। तो मॉडरेट्स जो थे उन्होंने इसको ड्यूटी माना, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अधीन थे और एक बहुत ही संवैधानिक तौर तरीकों से काम करते थे। तो बोले अभी गवर्नमेंट के हम संग हैं, और इसको एज ए ड्यूटी उन्होंने सपोर्ट किया मॉडरेट्स ने। एक्सट्रीमिस्ट जो थे, तिलक और के मतलब इंक्लूडिंग तिलक, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। वो ये बोलते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट की अगर हम इसको सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है ब्रिटिश खुश हो जाएं और हमको जो है सेल्फ गवर्नमेंट दे दें, सेल्फ गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर दें हमारी जो है वफादारी से खुश होकर। तो मॉडरेट ने भी सपोर्ट किया, उन्होंने ड्यूटी समझकर, और एक्सट्रीमिस्ट ने एक होप समझकर सपोर्ट किया कि ब्रिटिश जो है उनको स्वशासन दे देंगे। और जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, अपॉर्चुनिटी अवसर की तरह ये देखा कि अभी ब्रिटिश जो है उलझे हुए हैं, युद्ध में बिजी हैं और कुछ वीकनेस भी आएगी। तो इस टाइम ये किया जाए कि इसको एक अवसर के रूप में देखा जाए और उनको जो है ब्रिटिश रूल से लिबरेट कराया जाए कंट्री को। तो रिवॉल्यूशनरीज ने ये माना। तो मॉडरेट्स ने ड्यूटी, एक्सट्रीमिस्ट ने होप और रिवॉल्यूशनरीज ने अपॉर्चुनिटी, तो तीनों के हो गए। ठीक है। होम रूल लीग जो था एक रेस्पॉन्स था इंडियंस के द्वारा, प्रतिक्रिया थी। होम रूल मतलब स्वशासन, तो स्वशासन की तरफ प्रेरित करने के लिए भारतीयों को, और जो ब्रिटिश नीतियां थी उनसे अवगत कराने के लिए, और मास का सपोर्ट लेने के लिए, जनों का सपोर्ट लेने के लिए, एक मतलब स्वशासन का माहौल क्रिएट करने के लिए कि स्वशासन की डिमांड कर रहे हैं भारतीय। और ये आयरिश होम रूल लीग थी, उस पर आधारित था। तो इन्होंने एक नई प्रवृत्ति का उद्भव भी किया, प्रतिनिधित्व किया। एनी बेसेंट और तिलक जो थी इस नई प्रवृत्ति के प्रणेता थे। एनी बेसेंट और तिलक ने अपनी अपनी होम रूल लीग स्टेब्लिश करी थी, उद्देश्य एक ही था। फैक्टर्स फेवरिंग द मूवमेंट, आंदोलन के पक्ष में क्या कारण थे, क्यों ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। और तो देखिए, मांटे मिडलो जो रिफॉर्म हुए थे 1909 में, उसने कुछ हद तक सुधार लाए थे, लेकिन वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं थे, उनसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, कोई नीतियों में भी फर्क नहीं आया ब्रिटिशर्स की, वही दमनकारी नीतियां, वही सब। तो इससे मोहभंग हो गया था कि ये सुधार के नाम पे बस एक बेकार सी चीज है, कोई मतलब इससे लाभ नहीं है, नाम का सुधार है बस। और सेपरेट इलेक्टोरेट और जोड़ दिया गया,
जिससे कम्युनलिज्म बढ़ गया, एक प्रकार से सांप्रदायिकता बढ़ गई। युद्ध के कारण समस्या, अब जब युद्ध होता है तो तमाम हार्डशिप उत्पन्न हो जाती हैं, चीजें महंगी हो जाती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो जाता है और एक इमरजेंसी ऐसा माहौल बन जाता है। तो उस चक्कर में जो था, जनता विरोध के लिए तैयार हो गई कि युद्ध तो इंग्लैंड लड़ रही है और भारत में तमाम हार्डशिप, कमियां और ये सब चीजें फैली हुई हैं, चीजों की कमी हो रही है और चीजें महंगी हो रखी हैं। तो ये सब चीजों ने था, जनता एकदम विरोध के लिए तैयार थी। तिलक और जो बेसेंट थी वो नेतृत्व ग्रहण करने के लिए तैयार थी, वो उनमें लीडरशिप स्किल थी और राष्ट्रवाद था, तो वो एक प्रकार से अपने नेतृत्व को दिशा देने के लिए तैयार थी कि एक रूप में दिशा दें। तो वो होम रूल लीग के तहत उन्होंने स्टार्ट की और स्वशासन का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की देश में। तिलक और जो बेसेंट थे दोनों ने ये रियलाइज किया, ये महसूस किया कि इसमें लीडर्स जो हैं मॉडरेट हों और वो एक्सट्रीमिस्ट हों, दोनों का जो है योगदान बहुत आवश्यक है। तो दोनों का योगदान आवश्यक है इसकी सफलता के लिए। तो उनमें जो एक स्प्लिट हुआ था, जो टूटा था उनके बीच संबंध, तो उसको एक मैत्रीपूर्ण सद्भाव में बदलने की कोशिश की। आगे चल के ये एक भी हो गए, जो स्प्लिट हुआ था वो खत्म हो गया। तो इनके प्रयास किए, तो इनके प्रयासों के कारण उनके बीच सद्भाव बढ़ा, एक मैत्रीपूर्ण। उन दोनों ने भी रियलाइज किया, जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने भी ये रियलाइज किया कि जो ये स्प्लिट हुआ है इसका कोई विशेष लाभ तो नहीं हुआ और पॉलिटिकल इनएक्टिविटी और बढ़ गई। ठीक है, तो मतलब इससे दोनों को ही नुकसान हुआ है, तो इससे रियलाइज हुआ। तो तिलक और बेसेंट ने भी काम किए, और तिलक और जो बेसेंट थे किसी भी तकरार से बचने के लिए कि कोई भी विचारों में कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, कोई विवाद होता है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने अपनी अपनी लीग की स्थापना करी। और तिलक की लीग पहले स्टार्ट हुई, उन्होंने अप्रैल 1916 में स्टार्ट हुई, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार में संचालित की गई। 6 ब्रांचेस थी इसकी। बेसेंट की लीग जो थी वो सितंबर 1916 में स्टार्ट हुई। ये बाकी के जो इंडिया था वहां पे स्टार्ट हुई, इसमें 200 ब्रांचेस थी इसकी। लीग अभियान का उद्देश्य आम आदमी को संदेश देना, जैसे मैं बता चुका हूं, एक माहौल क्रिएट करना था आम आदमी के को कि स्वशासन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, जो हार्डशिप हो रही हैं तमाम वॉर को लेकर और जो ब्रिटिश दमनकारी नीतियां, तो अगर अब स्वशासन होगा तो हम अच्छे से अपने पे शासन कर पाएंगे, अच्छा माहौल बना पाएंगे। तो ये सब स्वशासन की जो एक प्रकार से अच्छी चीजें हैं, तो उससे जो है आम जन को अवगत कराने का इसका उद्देश्य था। इसने पहले की तुलना में बहुत व्यापक अपील की, जो पहले जितनी अपील हो रही थी उसकी तुलना में बहुत व्यापक अपील की। देखा आपने कितनी ब्रांचेस खोली थी इसकी, तिलक और एनी बेसेंट ने जगह जगह ब्रांचेस खोली थी। विधियां जिनका इस्तेमाल किया गया वो क्या था, चर्चा, सार्वजनिक सभाएं, समाचार पत्र, पंपलेट, पोस्टर आदि के नामों से जो था प्रचार प्रसार किया गया माध्यमों से। तो इसका जो लक्ष्य था आम जन को स्वशासन के विषय में बताना, स्वशासन के संबंध में उनको जानकारी देना, उनको पॉलिटिकली थोड़ा एक्टिव करना कि आप भाई इस देश के हैं, आपका कुछ रोल होना चाहिए इसमें। तो यही सब चीजों के विषय में जो था अवगत कराना। तो उनका माध्यम कौन कौन सा था, सार्वजनिक सभा, समाचार पत्र, पंपलेट, पोस्टर, और ये जनरल होते ही हैं उस टाइम पे। तो यही थे, सोशल मीडिया वगैरह, फेसबुक या व्हाट्सएप थोड़ी था, तो इन्हीं से किया जाएगा। 1917 की रूसी क्रांति, तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसने खासा इंपैक्ट डाला, इसने और बढ़ावा दिया, एक अतिरिक्त लाभ साबित हुई होम रूल लीग अभियान के लिए। होम रूल अभियान जो था, होम रूल लीग एगिटेशन वाज लेटर ज्वाइंट। अभी होम रूल जो आंदोलन था बाद में एमिनेंट लीडर्स जो थे बड़े बड़े, उनके द्वारा ज्वाइन किया गया। जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई कौन थे, भालू भाई देसाई, चितरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और लाला लाजपत राय। तो इनके द्वारा ये ज्वाइन किया गया। बाद में इन्होंने सपोर्ट दिया अपना स्वशासन के जो डिमांड हो रही थी उसको लेकर। गवर्नमेंट टुक सेवरल मेजर टू रिप्रेस द मूवमेंट। अब गवर्नमेंट का तो काम ही प्रक्रिया देना था कि भाई कोई भी उसके विरोध में आ रहा है, कोई डिमांड कर रहा है तो उसको कुचलो। तो इन्होंने वही करना स्टार्ट कर दिया, नीतियां, एक्ट, अधिनियम, अध्यादेश लाने शुरू कर दिए। स्टूडेंट वर प्रोहिबिटेड टू अटेंड द मीटिंग। स्टूडेंट जो थे काफी भाग ले रहे थे इसमें, कॉलेज स्टूडेंट, तो उनको रिप्रेस करना
स्टार्ट कर दिया उनकी एक्टिविटीज को। तो जो मीटिंग हो रही थी उनको प्रोहिबिट कर दिया। तिलक वॉज वार्ड फ्रॉम एंटरिंग द पंजाब एंड दिल्ली, तिलक को रोक दिया गया पंजाब दिल्ली में घुसने से। एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोनों लीडर जो थे उनको रेगुलेट किया गया, उन पर कंट्रोल किया गया, तो इससे मूवमेंट भी था वो कमजोर पड़ गया। वाई एगिटेशन फेडेड आउट, वाई 1919 तक आंदोलन फीका क्यों पड़ गया? तो ये अल्पकालिक क्यों साबित हुआ? 16 में शुरू हुआ, 19 में फीका पड़ गया। प्रभावी संगठन की कमी रही, जितना रिक्वायर्ड था उतना नहीं हो पाया। भारत एक बड़ा देश था, संगठन की स्थिति भी अच्छी चाहिए थी, संगठन एक बड़ा प्रॉपर होना चाहिए, तो वो नहीं था। लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनल राइट, सांप्रदायिक दंगे। तो जैसा मैं बताया कि वो नीति स्टार्ट हो चुकी थी डिवाइड एंड रूल की, तो दूरियां बढ़ती जा रही थी। और भी कई कारण भी थे जिससे दूरियां बढ़ती जा रही थी। अपने अपने धर्म के लोग ठेकेदार बन गए थे, तमाम मुस्लिम लीग स्टेब्लिश हो चुकी थी, उधर हिंदू महासभा स्टेब्लिश हो चुकी थी। मतलब एक पहले कांग्रेस जो था सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन था, फिर हिंदू महासभा स्टेब्लिश हो गई हिंदुओं के हितों के लिए कि भाई, और मुस्लिम महासभा स्टेब्लिश हो गई मुस्लिमों के हितों के लिए। तो ये सब चीजें जब होती रही उससे सांप्रदायिकता और फैली, और ब्रिटिश की जो नीतियां थी कम्युनल राइट कराने की कि इनको जो है क्या बोलते हैं, इनको अलग अलग करो, बंगाल का विभाजन किया, उससे भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसके पीछे कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर दो। मुस्लिमों ने उसको सपोर्ट किया क्योंकि मुस्लिम प्रांत अलग बन रहा था। तो यही सब नीतियों ने उनमें दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी और सांप्रदायिक दंगे हुए होने लगे। तो सांप्रदायिक दंगे जब देश के ही लोग करने लगेंगे, हिंदू मुस्लिम भिड़ने लगेंगे, तो आंदोलन को चलने में भी आसानी रहेगी। सुधारों की बात करके नरमपंथियों को शांत कर दिया गया। अब ब्रिटिश की एक पॉलिसी होती थी, जब भी कोई मूवमेंट उभरता था, कुछ भी होता था, तो ये बोलते थे हम रिफॉर्म लेके आएंगे। रिफॉर्म लेके आते थे, लेकिन रिफॉर्म का कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं होता था, कुछ ना कुछ बस चेंज कर देते थे घुमा फिरा के। तो उससे कोई भी वर्ग जो था संतुष्ट नहीं रहता था। अभी देखेंगे 1919 के रिफॉर्म आए, उसमें भी कुछ जो है विशेष लाभ नहीं हुआ, कोई दमनकारी नीतियां कम नहीं हुई। तो इससे मतलब कोई प्रॉपरली खुश नहीं होता रिफॉर्म से। तो लेकिन ये सुधारों की बात करके मॉडरेट्स को शांत कर देते थे, क्योंकि मॉडरेट्स जो थे वो लड़ाई झगड़े और ये सब हिंसात्मक प्रवृत्ति में थे ही नहीं, तो वो संवैधानिक दायरों में रहकर काम करना चाहते थे। तिलक विदेश चले गए तो लीडरलेस हो गया, नेतृत्वहीन हो गया, और एनी बेसेंट को तो गिरफ्तारी कर लिया गया। तो अभी कौन चलाएगा? तो नेता जो मेन थे अग्रणी, वही गायब हो गए। गवर्नमेंट रिप्रेशन, सरकार के जो दमनकारी कार्य थे उनके द्वारा ये आंदोलन कमजोर बना दिया गया। पॉजिटिव गेन्स की बात करते हैं। देखिए, कोई भी आंदोलन हो उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट तो होते ही होते हैं। हर आंदोलन के कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हुए, भले ही वो अपने उद्देश्य में सफल ना हो पाए, लेकिन कुछ ना कुछ वो देके जाता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है छोड़ के जाता है। वैसे इसने भी छोड़ा, उसका देखते हैं क्या। एम्फेसिस शिफ्टेड टू मास परमानेंटली, जो ध्यान था जनता की ओर स्थानांतरित हो गया। देखिए, होम रूल की जो डिमांड इसने की थी, पॉलिटिकली जनता एक्टिव हो गई, मासेस के बीच जो थी डिमांड पहुंची, होम रूल का जो सिग्निफिकेंस है उसके विषय में लोगों को पता लगा, थोड़ा पॉलिटिकली लोग एक्टिव हुए, थोड़ा सोचने लगे, और ब्रिटिश की जो नीतियां थी उसके खिलाफ एक भावना बढ़ी। तो ये सब चीजें थी। हर आंदोलन का पॉजिटिव गेन होता है, इसकी भी थी वही सेम। ऑर्गेनाइजेशन लिंक एस्टेब्लिश बिटवीन टाउन कंट्री। तो देखिए, जो दूर दराज के विलेज टाउन क्षेत्र थे वो अपनी कंट्री के प्रति उनमें राष्ट्रवाद हो गया, पनप गया, अपनी कंट्री के प्रति उनमें एक प्रकार का प्रेम जाग गया, उत्साह, और वो होम जो रूल था उसको सपोर्ट करने लगे। तो वही हुआ, इसने लिंक स्थापित कर दिया भारत का। जो भारत के गांव थे, दूर दराज के जो कस्बे थे, जो शहर थे, उनके बीच राष्ट्रवाद फैला दिया थोड़ा। प्रिपेयर्ड ए जनरेशन ऑफ आर्डेंट नेशनलिस्ट, उत्साही राष्ट्रवादियों की एक पीढ़ी तैयार हुई आगे के लिए। इन्फ्लुएंस्ड मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रियूनियन, तो जो
नरमपंथी और चरमपंथी थे उनका जो पुनर्मिलन था उसको प्रोत्साहित किया, क्योंकि इन्होंने बोला भी था कि जो आंदोलन है इसकी सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है कि जो नरमपंथी चरमपंथी हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो आपस में मिलकर कार्य करें। और उन दोनों ने भी समझा कि पॉलिटिकल इनएक्टिविटी से बढ़िया है कि मिलकर कार्य किया जाए। कोई उसका लाभ तो हुआ नहीं जो स्प्लिट हुआ था, समझ में आया। लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन, लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रीयूनियन हुआ था, पुनर्मिलन हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसमें चरमपंथी जो थे उनको कांग्रेस में फिर से प्रवेश हुआ उनका, और दोनों के बीच जो एक मैत्रीपूर्ण संबंध है फिर से स्थापित हो गया। सेवरल फैक्टर्स कॉज्ड रीयूनियन, ओल्ड जो कंट्रोवर्सीज थी, जो पुराने विवाद थे, अब निरर्थक हो चुके थे। दोनों ने महसूस किया कि राजनीतिक निष्क्रियता से जो है बेहतर है कि साथ मिलकर कार्य किया जाए, क्योंकि स्प्लिट से एक पॉलिटिकल जो एक प्रकार से इनेबिलिटी उत्पन्न हो गई थी, इनएक्टिविटी। एनी बेसेंट और तिलक जो थे दोनों ने जोरदार प्रयास किए, क्योंकि बोला था जैसा उन्होंने कि जो होम रूल मूवमेंट है उसकी सफलता के लिए जरूरी है कि दोनों मिले। नरमपंथी जो थे गोखले और फिरोज शाह मेहता, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनके काफी विवाद थे। जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी जो नीतियां, उनकी पॉलिसी से असंतुष्ट ज्यादा रहते थे। जो ये प्रमुख दो नरमपंथी गोखले फिरोज शाह थे स्प्लिट के टाइम पे। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ का समझौता। तो देखिए लखनऊ का जो सेशन था वो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे दो काम हुए। एक तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का रीयूनियन हुआ, दोनों का पुनर्मिलन हुआ, और समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। वही मुस्लिम लीग जो 1905 में एंटी कांग्रेस फ्रंट के रूप में उभरी थी, कांग्रेस विरोधी के रूप में। अभी कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से ये कांग्रेस से समझौता करने के लिए आ गई। अब देखते हैं वो क्या कारण रहे। कुछ एंटी ब्रिटिश फीलिंग उत्पन्न हो गई थी इनके दिमाग में। तो देखिए क्या थी वो। ब्रिटिश ने जो था, टर्की के संग उनका व्यवहार सही नहीं था। अभी जो टर्की है वहां पे खलीफा थे, उनको रिलीजियस हेड मानते थे ये। तो अभी ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी सही नहीं थी, एंटी तुर्किश थी। तो इस वजह से इनके मन में असंतोष बढ़ा। एन्यूलमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया। इस वजह से इनमें असंतोष बढ़ा, क्योंकि बंगाल के विभाजन से ये खुश थे। ईस्ट बंगाल इनको मिला था मुस्लिम डोमिनेटेड, तो उससे ये लोग खुश थे, लेकिन उसका भी रद्द कर दिया गया, तो असंतोष बढ़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनुमति नहीं दी जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसको इस्टेब्लिश करने की, तो ये भी कारण बना एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग का। द यंगर लीग मेंबर्स वर टर्निंग टू वोल्डर नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, तो राष्ट्रवादी राजनीति का समर्थन किया और सरकार के विचार का समर्थन किया। तो जो यंगर लीग मेंबर थे उन्होंने नेशनलिस्ट पॉलिसीज का जो था सपोर्ट किया और सेल्फ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट किया, क्योंकि इसमें यंग मेंबर जो इंडक्ट हुए थे तो उन्होंने एक प्रकार की नई विचारधारा इसमें लाई, तो इस वजह से इनका एटीट्यूड थोड़ा चेंज हुआ। कांग्रेस एक्सेप्टेड मुस्लिम लीग पोजीशन ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट, तो सेपरेट इलेक्टोरेट जिससे खुश नहीं थी पहले कांग्रेस, अभी उसने स्वीकार कर लिया। जो उनका दर्जा दिया गया था मुस्लिमों को, उसको स्वीकार कर लिया, उसको मान्यता दे दी, सपोर्ट किया उसको। तो दोनों तरफ से पहल हुई तो समझौता हुआ। मॉन्टेग्यू का बयान, मॉन्टेग्यू का बयान देख लेते हैं, 1917 में दिया गया। इन्होंने ये कहा कि सरकार की प्रशासन की नीति ऐसी है कि इसमें भारतीयों की भागीदारी हो, जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भारतीय बढ़े। हम लोग ऐसी नीति लेके चल रहे हैं और आगे चलकर भारत में एक प्रगतिशील जिम्मेदार सरकार का डेवलपमेंट हो, हम लोग ऐसे प्रयास में हैं। तो इस प्रकार का ये जो बयान था वो उससे
काफी संतोष फैला कुछ लोगों में, जो कुछ नेशनलिस्ट थे उनमें। कोई समय नहीं दिया गया कि कब सरकार, जो जिम्मेदार सरकार का विकास होगा, लेकिन एक प्रकार का बयान आया सरकार की ओर से, अब से स्वशासन की राष्ट्रवादी मांग को राजद्रोह नहीं कहा जाएगा। तो ये एक बात आई कि जो राजद्रोह उसको नहीं बोला जाएगा, जो होम रूल को बोल रहे थे, जो होम रूल के टाइम पे जो रिप्रेशन हुए थे तमाम, तो उसमें राजद्रोह बोला था होम रूल को, जो स्वशासन लोग बोल रहे थे। अभी इन्होंने कहा कि जो स्वशासन है उसको राजद्रोह नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्वशासन जो है अब सरकार की नीति बन गई है। मतलब भारतीयों को स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराना सरकार की नीति बन गई। सरकार ऐसा काम करेगी कि आगे चलकर भारत में सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो, कब हो इसका कोई मतलब समय नहीं दिया गया। अभी कुछ ऑब्जेक्शन थे, बयान तो अच्छा था, सुनकर राष्ट्रवादियों को अच्छा लगा, लेकिन कुछ आपत्तियां थी कि कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई कि कब करोगे, ऐसे तो आप 50 साल 60 साल बाद करो। ये कहा नीति है हमारी कि हम उसकी ओर अग्रसर हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो एक प्रकार का ऑब्जेक्शन था। और क्या था, द गवर्नमेंट अलोन वाज टू डिसाइड द नेचर एंड द टाइमिंग, कि गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि कब होगा और प्रकृति क्या होगी, किस प्रकार होगा। भारतीयों का उसमें कोई रोल नहीं होगा। रूल भारतीय करेंगे, लेकिन उसका कैसा जो है एक प्रकार से तैयार फ्रेमवर्क कैसा किया जाएगा, उसमें कोई भारतीयों का रोल नहीं है, भारतीयों से कुछ पूछा नहीं जाएगा, सरकार ये सब चीजें डिसाइड करेगी। तो ये ऑब्जेक्शन था। तो दोस्तों इसी के संग बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सिविल एस्पिरेंट विद नरेंद्र, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फ्रेंड।